अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम इरज बतूल। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। ये पीसीआर जो कि है आजकल बहुत वैसे तो नॉर्मली यूज़ किया जाता है काफ़ी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए, लेकिन आजकल न्यूज़ वगैरह में भी इसका नाम सुनने को आ रहा है। इसकी वजह यह है कि कोविड-19 के सिलसिले में वायरस की डिटेक्शन के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली टेक्निक क्या है और किस तरीके से आप कहने के वर्क करती है और उसका मेन पर्पस क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये जो टेक्निक है ये टेक्निक किस तरीके से आप कह लें इन्वेंट हुई थी, आप उसकी मशीन किस तरीके से इन्वेंट हुई, ये आइडिया कैसे आया और इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया। तो एक साइंटिस्ट थे कैरी म्यूलर्स, उन्होंने 1983 में इस टेक्निक को रिपोर्ट किया था और इसकी पीछे बहुत ही खूबसूरत सी एक बहुत फैसिनेटिंग स्टोरी है, तो जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जो ये कैरी म्यूलर्स थे वो एक सिटिस कॉरपोरेशन थी, एक कंपनी थी कैलिफोर्निया के अंदर, उसमें काम किया करते थे। और इनका वर्क ये था कि रोल ये था कि वो जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आप कह लीजिए कि चंद फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के आप कह लीजिए मेन कॉम्पोनेंट्स आप कहने होते हैं। तो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है कि फ्यू न्यूक्लियोटाइड यानी कि ए टी सी जी टी 5 से 6 7 8 इस तरह के ना कि आप कह लीजिए सेट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। ये आप कह लें कुछ आप कह लें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसका फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये सिंथेसिस किया करते थे कैरी म्यूलर्स, और इनका काम होता था कि सिंथेसिस कर कर दूसरे ग्रुप को भेजते थे। वो दूसरे ह्यूमन जीन पर पॉइंट म्यूटेशन डिडक्ट किया करते थे। तो इनका जो मेन पर्पस था बस वो इतना था कि वो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को की प्रिपरेशन किया करते थे, उनको सिंथेसिस करते थे। तो अब अगर हम नॉर्मल अपने आप से सवाल करें, अगर हमें कोई वर्क दिया जाए तो हम उसी काम की हद तक रहते हैं, हम इस काम से आगे नहीं बढ़ते। यानी कि जो काम हमारा रोल है हम उसी रोल को करेंगे, इसके आगे अलावा हम अपना दिमाग चलाते नहीं। मगर कैरी म्यूलर्स ने ये नहीं किया, जो कि इनका एक प्लस पॉइंट समझ लें ये था। इन्होंने ये काम करते करते उन्होंने एक आइडिया अपने जहन में लेकर आए कि अगर एक सेंगर सिक्वेंसिंग क्या होती है, इसकी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो बना के समझाऊंगी। ये एक सिक्वेंसिंग होती है कि डीएनए को आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं, तो सॉरी जीन को। तो सेंगर सीक्वेंसिंग की को यूज़ करते हुए और डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, उसको इस्तेमाल करते हुए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और डीडीएनटीपीज यानी कि डीडीएनटीपीज भी कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे कि ये हो गया न्यूक्लियोटाइड्स को ही कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको, और ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से ये 4 चीज़ें थी हमारे पास। पहले थी सेंगर सीक्वेंसिंग, साथ में डीएनए पॉलीमरेज, और फिर साथ में ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एंड प्लस डीडीएनटीपीस। इन चारों की हेल्प से उनका वो एक आइडिया लेके आ रहे थे कि क्यों ना मैं पॉइंट म्यूटेशन इन चारों की हेल्प से करूं, पॉइंट म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकूं। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो अगर वो इस चीज़ को लेते हुए काम करते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ह्यूमन जीनोम एक ह्यूज कह लीजिए बहुत बहुत बड़ी आप कह लें कि इसमें सीक्वेंस होती है और बहुत ज़्यादा जीन्स होती हैं। तो एक सिंगल कॉपी जीन को सीक्वेंस करना, उसको डिटेक्ट करना, उसमें पॉइंट म्यूटेशन बहुत मुश्किल था। तो यकीनन उसके लिए उनको एक जीन की बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए थी। तो अब बहुत सारी कॉपीज़ के लिए अब ये भी मसला था कि जो प्राइमर यानी कि जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो पॉसिबल था कि उसकी प्रोबेबिलिटी थी, उसकी चांसेस थे कि वो किसी और जगह भी जाके बाइंड कर सकता था। तो उनको यहाँ पे आके ना एक कह लीजिए हर्डल आ गई थी उनके आइडिया में। लेकिन उन्होंने इस बात के पेश नज़र उन्होंने सोचना नहीं छोड़ा, उन्होंने उस पर भी सोचा कि किस तरीके से मैं एक ऐसे चांसेस ऑफ एरर को कम कर दूं कि जो प्राइमर है वो किसी गलत जगह जाके बाइंड करें।
तो वो एक जगह फिर अपने जहन में इस सवाल को रखते हुए वो अपनी होंडा सिविक के में फ्रांसिस्को से कहीं मेंडिसिनो कहीं जा रहे थे अपने किसी काम से। तो उनके जहन में वहाँ पर ड्यूरिंग ड्राइविंग एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अगर दो अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर को इस्तेमाल करूं। यानी कि एक यहाँ का प्राइमर लूँ, प्राइमर आप ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड ही समझें, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो डीएनए का। और दूसरा यहाँ का प्राइमर इस्तेमाल करूँ किसी, यानी कि एक जीन की सीक्वेंस मुझे पता है, जीन की सीक्वेंस कैसे पता चलेगी, सेंगर सीक्वेंसिंग से। और उस पर मैं एक प्राइमर ले लूँ स्टार्ट पॉइंट का और दूसरा प्राइमर ले लूँ सेकेंड पॉइंट का। इस प्राइमर को लेते हुए अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास चांसेस ऑफ एरर कम होंगे, यानी कि इन दोनों में से प्राइमर जो जाके बाइंड करेगा, जो इस तरह का एक सेट बन के आएगा, तो इससे हमें आप कह लीजिए कि इसके आप चांसेस ऑफ एरर, और या आप ये कह लेंगे कहीं और जाके बाइंड होने के प्राइमर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और एक हमारे पास एक पर्टिकुलर जो जीन जो है, जिस जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें वो मिल सकती है। तो खैर उनके जहन में ये आइडिया आया, तो फिर उसी आइडिया के पेश नज़र उन्होंने 3 स्टेप्स अपने पास रखे। कि उन्होंने कहा कि अगर मैं डीनेचुरेशन अनीलिंग और पॉलीमराइजेशन, इन 3 स्टेप्स पे काम करूं तो मेरा ये काम काफ़ी मतलब कि हो सकता है, और फिर मैं पॉइंट म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकता हूँ। ये इनके उस वक्त का आइडिया था। अब जो मेन मसला आया वो मसला आया कि जो इनके पास इंजाइम था, पॉलीमरेज इंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम जो इनके पास था वो था इकोलाई का। पॉलीमरेज इंजाइम उनके पास उस टाइम इकोलाई का था। ये जो इंजाइम था आपके इनके लोगों के पास, ये इंजाइम हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाता था। डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर। और हमें जो स्टेप हमने कहा डीनेचुरेशन, इसके लिए हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अब ये हमारे होता क्या था कि अब हमारा जो इकोलाई का एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इकोलाई का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो अब हमें हर साइकिल पर दोबारा से इस जो कि था एंजाइम को हमें दोबारा से फिल करना पड़ता था। इसके हमें दोबारा से कह लीजिए रिप्लेसमेंट करनी पड़ती थी, बार बार हर साइकिल पे एक न्यू एंजाइम डालना पड़ता था, जिसकी वजह से ये प्रोसेस, ये स्टेप काफ़ी कॉस्टली भी थे और काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे। कि इसको आप कह लें कि बार बार टेम्परेचर चेंज करते जाओ। उस ज़माने में होते थे वाटर बाथ टाइप की चीज़ें। तो पहले आप जो वाटर बाथ के अंदर जो वाटर होता था उस पर आप कह लें टेम्परेचर को मेंटेन रखते थे कि किस टेम्परेचर पे डीनेचर होगा, किस टेम्परेचर पे वो अनीलिंग होगा। तो कंटिन्यूसली बार बार आप कह लें कि उस टेस्ट ट्यूब को या जो भी उनके पास एक होता था एपरेटस, उसको निकाल कर, जो इनके पास इंस्ट्रूमेंट था उसको निकाल के दूसरे वाटर बाथ में शिफ्ट करें, फिर दूसरे वाटर बाथ में, फिर जब नेक्स्ट साइकिल आए तो फिर अगेन टेम्परेचर को वापस लेके जाएं। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड वाला काम था कि बार बार से बहुत मेहनत वाला काम था। तो उसके लिए भी इसके पीछे भी अब इसको मसले को सॉल्व करना था। तो इसके पीछे भी छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी है। वो ये कि जब कैरी म्यूलर के जहन में यही सवाल था, वो अपने एक फ्रेंड के साथ फिर कहीं घूमने निकले थे, तो वहाँ पर बहुत सारे ना हॉट वाटर के स्ट्रीम्स थे, वहाँ पे चश्मे थे गर्म पानी के। तो उनके जहन में सवाल आया, हम लोग हो तो शायद हम तो शायद आई थिंक ये हमारे शायद जहन में सवाल नहीं आ पाता, बट ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था कि जो बैक्टीरिया जिसपे इकोलाई के जरिए जो हमने ये एंजाइम ऑब्टेन किया है, ये हमें नॉर्मल कह लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर में हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे जो उन्होंने गर्म पानी का चश्मा देखा तो उनके जहन में ये सवाल आया कि इस टेम्परेचर के पानी में भी तो बैक्टीरिया होते होंगे। तो उन्होंने वहाँ के वाटर का सैंपल कलेक्ट किया, उसको लाकर लैब में चेक किया, और एट 1985 को और उनको बैक्टीरिया मिला, और उन्होंने इस बैक्टीरिया से उसका जो होता है डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन किया, और उस बैक्टीरिया का नाम उन्होंने दिया थर्मोफिलस एक्वेटस बैक्टीरियम। और उसका जो कह लीजिए, मैं फुल नाम नहीं लिख रही यहाँ पर, जो कि उनका डीएनए पॉलीमरेज मिला, उसको टैग पॉलीमरेज का नाम दिया।
T फॉर थर्मोफिलस और AQ फॉर एक्वेटस और पॉलीमरेज सब कह लीजिए एंजाइम को कहा गया। तो ये जो टेम्परेचर था इसकी एबिलिटी ये थी कि ये 72 सेल्सियस के ऊपर आप कह लीजिए रेप्लिकेशन करता था या ठीक है, और 94 के ऊपर तक टेम्परेचर तक ये अपने आप को विद स्टैंड कर सकता था, यानी कह लें कि वो टॉलरेट कर सकता था इस टेम्परेचर को, और इस टेम्परेचर पर ये 72 के ऊपर रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये जो एक एंजाइम इन्हें मिला, तो ये इस एंजाइम ने तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, पैसों को बचा दिया कि बार बार नए एंजाइम को दोबारा से फीड करना, और एक ह्यूज अमाउंट में इनको ये इकोलाई का जो एंजाइम होता था उसका DNA पॉलीमरेज काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता था। लेकिन इस टैग पॉलीमरेज के आने के बाद यानी कि देखिए 1983 में ये इनके पास आइडिया आया था, और 1985 यानी कि 2 साल बाद उनको ये आइडिया मिला था टैग पॉलीमरेज का। तो उसकी वजह से उनको काफ़ी आसानी हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इंजीनियर्स की मदद से उन्होंने एक ऑटोमेटिक मशीन भी बनवाई, जिसके अंदर होता ये था कि उन्होंने बस आपने फीड कर दिया ना, आपको बार बार वाटर बाद में शिफ्टिंग की भी नहीं करना होगा, और ऑटोमेटिकली आपके पास टेम्परेचर अप डाउन होगा, और आपके पास कुछ जितनी साइकिल्स का आप ऑर्डर कमांड देंगे तो उतनी साइकिल्स के बाद आपके पास आपके एक एम्पलीफाई एक कह लीजिए मल्टीपल्स जब की जीन ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह का इसके पीछे की स्टोरी है। तो मुझे यकीनन आपको है कि आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं इस PCR के आप कह लीजिए पॉइंट्स, बैकग्राउंड कह लें या बेसिक पॉइंट कह लीजिए कि PCR का करता क्या है। ओके जी, PCR के हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड रीड कर लेते हैं कि जो ये BCR है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम विच इज़ एन एंजाइमेटिक प्रोसेस, जिसके अंदर हम एंजाइम की हेल्प से हमारे पास जो एक DNA सैंपल होता है उसमें से एक स्पेसिफिक जीन की डिटेक्शन करते हैं, और देन PCR जो कि शॉर्ट DNA सीक्वेंस है यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट रीजन ऑफ द जीन। PCR के अंदर हमारा शॉर्ट DNA सीक्वेंस यानी कि इस शॉर्ट DNA सीक्वेंस का मतलब है प्राइमर, जो हम प्राइमर इसमें ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन पर हम काम करना चाह रहे हैं उस जीन का जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि बिल्कुल सेम होगा हमारा प्राइमर, उसको यूटिलाइज करते हुए एम्पलीफाई करते हैं। तो अब प्राइमर देखें, प्राइमर जो के होते हैं ओके जो प्राइमर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास 5 से लेकर 25 या 20 तक न्यूक्लियोटाइड्स तक हो सकते हैं, यानी कि अब कोई भी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, ठीक है, उसकी आपने कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। जो आपके पास ये प्राइमर ऑर्डर पर सिंथेसिस किए जाते हैं, और ये 5 प्राइम और 3 प्राइम इसका ख्याल रखना है। ये चीज़ आपके पास कह लीजिए आपके प्राइमर कुछ इस तरह के बने होते हैं, किसी भी सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, जो जिस जीन पे हम काम करेंगे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम दे देंगे अपने मार्केट में होती हैं लैब्स, वो उसको सिंथेसिस कर लेती हैं। ओके, पहले हमने बात कर ली हमारे पास प्राइमर्स की, अब हमने कहा डी, और सेकंड पे जो हमारे पास PCR के अंदर जो एक और चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है DNA पॉलीमरेज, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वो अब इस्तेमाल किया जा रहा है टैग पॉलीमरेज। इसके अलावा और भी हैं जो कि बैक्टीरियाज में से ऑब्टेन किए गए हैं। फिलहाल जो ज़्यादा यूजली यूज़ किया जाता है वो टैग DNA पॉलीमरेज है। DNTPs आप कह लीजिए, आप कह लें कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर सपोज कर लें A है, एडेनिन हमारे पास है, तो हम एडेनिन को भी हम DNTPs में लेके आ रहे हैं, या थाइमीन, या फिर अरे सो क्या बोलते हैं G4, ओके G4 ग्वानिन हो गया, और ये साइटोसिन, ठीक है जी। ये 4 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं बेसिकली जो DNA के अंदर होते हैं। तो सिंगल कुछ कह लें जगह इनका मिक्सचर भी होता है, और कुछ जगहों पर सिंगल भी ये आते हैं, इनको हम DNTPs कहते हैं। और जो बेसिक जिस पे हमारा PCR वर्कआउट कर रहा होगा वो होगा टेम्पलेट DNA, यानी कि हमारा सैंपल, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी।
कुछ भी से मतलब जीनोमिक भी हो सकता है, ह्यूमन जीनोम भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। ओके, अब हमारे एक और बात बताते चले आपको कि हर साइकिल के अंदर ये एक साइकिल के बाद हमारे पास 2 न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें मिलते हैं। और अगर आफ्टर एन का मतलब कितनी भी साइकिल हो, 20 हो, 25 हो, 35 हो, मिनिमम 35 हम रखते हैं, ठीक है जी। अगर साइकिल हो तो जो पीसीआर का जो हमारे पास कितने, अब हमें कितना पता चलेगा कि कितनी साइकिल के बाद कितने डीएनए स्ट्रैंड बने, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n। अब जो सपोज कर लीजिएगा हमारे पास यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ साइकिल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स कि हम कितनी साइकिल्स का उसको कमांड दे रहे हैं। सपोज करें अगर मेरे पास जो n है वो बराबर है 2 के, कि मैंने 2 साइकिल्स का अगर उसको मैंने कमांड दिया है तो 2 की पावर 2 करूँगी तो मेरे पास 4 स्ट्रैंडेड डीएनए आ जाएंगे, 4 स्ट्रैंड डीएनए। अगर मेरे पास n 20 होगा तो मेरे पास 2 की पावर 20 तो इज इक्वल टू 1048576 स्ट्रैंड डीएनए आ जाएंगे। तो मतलब जितने हमारे पास साइकिल्स होंगे हम इस फार्मूले की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने हमारे पास आफ्टर हाउ मेनी साइकिल कि हमारे पास कितने स्ट्रैंड डीएनए होगा, ठीक है जी। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं उन बेसिक स्टेप्स पर जिस पर हमारा पीसीआर बेस करता है, यानी कि जिस पर कि जिन स्टेप्स की बेस पर हमारे पास पीसीआर वर्क कर रहा है, तो पीसीआर मशीन। ओके, डीनेचरेशन होती है, अनीलिंग होता है और उसके बाद एक्सटेंशन। और डीनेचरेशन देखें 2 तरह की होती है, एक होती है इनिशियल, सॉरी इस पे दिख नहीं रहा, इसी से लिख लेते हैं, इनिशियल डीनेचरेशन। सेकेंड होती है डीनेचरेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए जब हम अपनी मशीन को स्टार्टअप लेते हैं तो उस वक्त सबसे पहले एक उसको ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना पड़ता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले भी थोड़ी सा ना वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को, इस तरह मशीन को वार्म अप किया जा रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि ना इस फर्स्ट स्टेप में इनिशियल डीनेचरेशन में जो हमारे पास टेम्पलेट डीएनए होता है, हमारा जो सैंपल होता है वो कम्प्लीटली आप कह लीजिए अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि फिर कोई चांस नहीं रहता है कि वो कोई डबल स्टैंडर्ड बाकी होगा। तो डीनेचर का मतलब होता है कि डबल स्टैंड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर देना। तो ये इनिशियल आप कह रहे हैं, मैं इसको सिंगल ए कह रही हूँ, और इसे फर्स्ट टाइम होगा। उसके बाद जितनी भी साइकिल्स आती रहेंगी, 20 साइकिल 25 साइकिल, तो उसमें सिर्फ ये वाला स्टेप होगा, ये वाला स्टेप नहीं होगा। ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है इनिशियल डीनेचरेशन वो हमारे पास फर्स्ट साइकिल में होगा, बाकी साइकिलों में ये इनिशियल डीनेचरेशन नहीं होगा। तो होता क्या है, हाँ, इनिशियल डीनेचरेशन जो हमारे पास है ये हम देते हैं 5 मिनट्स के लिए, और डीनेचरेशन देते हैं हम 45 सेकंड्स के लिए। टाइम अप डाउन हो सकता है। ये टाइम जो मैं आपको बता रही हूँ ये वो टाइम है जो कॉमनली या जनरली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनिशियल का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 95 सेल्सियस, और डीनेचरेशन जो नॉर्मल हम इस्तेमाल जो स्टेप है उसमें 94 से 95 सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसके बाद अब आता है सेकंड स्टेप अनीलिंग। अनीलिंग टेम्परेचर के ना 2 चीज़ें, एक तो ये कि ना हम अपने प्राइमर के लिहाज से अनीलिंग टेम्परेचर को सेटअप करते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। और एक होता है जो हम जनरली हम निकाल रहे होते हैं, तो उसका ये होता है कि वो 50 से 65 सेल्सियस तक का होता है, और ये भी 45 सेकंड तक का होता है, यानी कि आप कह लीजिए कोई 1 मिनट से कम। उसके बाद ओके, अब जो थर्ड स्टेप आ रहा है वो भी 2 स्टेप्स के ऊपर, यानी कि एक्सटेंशन है, मगर 2 तरह की। किस तरीके से इसको भी मैं बताऊं कि एक्सटेंशन 2 तरह की, जिस तरीके से डीनेचरेशन 2 तरह की थी, इनिशियल और फिर सिर्फ डीनेचरेशन, तो इस तरह एक्सटेंशन नहीं होती है, और एक होती है फाइनल एक्सटेंशन। जब हमारी लास्ट साइकिल आएगी, सपोज करें मैंने 25 साइकिल्स का अपना कमांड दिया हुआ है अपनी मशीन को, तो जब जो 25वीं साइकिल आएगी
तो उसके एक्सटेंशन पीरियड पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा तो उसके बाद जो है फाइनल एक्सटेंशन होगा। तो ये भी कह लें कि इनिशियल डीनेचरेशन भी एक दफ़ा होगी, यानी फर्स्ट साइकिल की उसमें एक दफ़ा होगी, उसके बाद दोबारा नहीं रिपीट होगी। और इसी तरीके से फाइनल एक्सटेंशन भी लास्ट, यानी कि अगर सपोज करें 25वीं साइकिल है तो 25वीं साइकिल के ऊपर होगी और एक ही दफ़ा होगी, बार बार हर साइकिल में ये स्टेप नहीं आएगा। तो आप भी कह लें जो एक्सटेंशन है वो वैसे 70 से लेकर 75 सेल्सियस के बीच में होता है, जो हमारी लैब में 72 पे हम इसे वर्क किया करते थे, और जो फाइनल है वो होती है 72 सेल्सियस के ऊपर। टाइमिंग बता दें आपको कि एक्सटेंशन का होता है, ये आपके ऊपर है 45 से 60 सेकेंड्स का, और ये होता है 5 से 15 मिनट्स का। हम इसलिए इसको 15 मिनट ज़्यादा मतलब इतना टाइम देते हैं मिनट्स के अंदर, ताकि कोई भी चीज़ जो आप कह लें जितनी आपका जो एक्सटेंशन में हो क्या रहा होता है कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के आगे डीएनटीपीस आगे अटैच होना शुरू हो जाते हैं, ताकि जो जीन है वो कम्प्लीटली जहाँ तक हो सके वो आप कह लें फॉर्म हो जाए, या डीएनटीपीस जितने पॉसिबल हों वो आके ऐड हो जाए। बस ये इसलिए दिया जा रहा होता है कि कम्प्लीटली हमारे जो प्राइमर्स के बाद जो हमारे लग रहे हैं डीएनटीपीस वो उनको टाइम मिल जाए प्रॉपर। ओके जी। ओके, एक पॉइंट आप लोगों को बताते चलें, इसमें ये है कि जब हमारा पूरा एक्सटेंशन का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वो टर्मिनेशन पे पहुंच गए, ठीक है, तो उस पर होता क्या है कि वो एक टर्मिनल ट्रांसफरेंस एक्टिविटी होती है हमारे डीएनए पॉलीमरेज की। उसमें क्या काम हो रहा होता है उसका कि वो जब डीएनटीपीस अटैच होने लग जाते हैं, एक्सटेंशन हो जाती है, तो उसके बाद वो उसके आखिर में एडेनिन की एक सीरीज़ को लगाते चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो ए टेल बना दी उसने और 3 प्राइम पर होता है। डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो बहुत सारे एक्स्ट्रा ए फॉर एडेनिन जो हमारे पास डीएनटीपी है उसको वो ऐड करते चले जाता है टू द 3 प्राइम एंड। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको ये बात ही बताती चलूँ कि हमारे पास जीन है, सपोज करें यहाँ पर ही समझा देते हैं आपको, ये 5 प्राइम का होता है, और सपोज करिए मेरी जीन जा रही है, जो भी जीन कह रहे हैं प्राइमर, और ये 3 प्राइम होता है। तो जो भी डीएनटीपीस हमारे सपोज करिए प्राइमर ही समझ लें, ठीक है, ये प्राइमर है, इसके 2 एंड हैं, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। जो डीएनटीपीस होंगे ना वो यहाँ से आगे कभी भी बाइंड कह लें या ऐड होना शुरू नहीं होंगे। डीएनटीपीस कभी भी इस सिरे पे नहीं होते एडिंग, वो हमेशा 3 प्राइम पर आकर ऐड होना शुरू होते हैं। और इसकी एक बेसिक वजह होती है कि 3 प्राइम पे हमारे पास एक OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं जो OH ग्रुप है ना एक प्लेटफॉर्म दे रहा होता है, एक रास्ता कह लें या एक बाइंडिंग साइट दे रहा होता है डीएनटीपीस को, जिसकी वजह से ये डीएनटीपीस यहाँ पर आकर इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं भी कह लें चाहे प्राइमर हो, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हो, या कोई भी जीन की अगर फॉर्म हो रही होती है तो हमेशा 3 प्राइम साइट के ऊपर दूसरे डीएनटीपीस या जो भी होगा वो बनना शुरू होगा बिकॉज ऑफ द OH ग्रुप। इसको डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि किस तरीके से ये बाइंडिंग होती है, किस तरीके से इस पर काम होता है। ओके जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो अनेलिंग टेम्परेचर होता है ये हम अपने प्राइमर को देखकर भी निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को निकालना सिखाती हूँ कि किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए, द अनेलिंग टेम्परेचर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 5 सेल्सियस लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट। जो भी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट निकाला जाता है उसमें से 5 सेल्सियस को हम जब माइनस कर देते हैं तो वो हमारा अनेलिंग टेम्परेचर बन जाता है। ये उस वक्त है जब हमें हमारे अपने प्राइमर के लिहाज से अपना अनेलिंग टेम्परेचर नोट करना है। डीनेचरेशन टेम्परेचर वही रहेगा, एक्सटेंशन टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन अनलीनिंग टेम्परेचर हम अपने प्राइमर की क्वांटिटी या कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। तो वो अब मेल्टिंग टेम्परेचर में क्या होता है कि 2 तरह से निकाले जाते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। एक ये होता है कि अगर वो 25 न्यूक्लियोटाइड जो है से अगर कम है, अंदर उसकी रेंज है, तो हम उसको मैनुअली अपने हाथ से कैलकुलेशन फार्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। लेकिन इफ़ द प्राइमर साइज इज़ मोर देन 25 न्यूक्लियोटाइड्स तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे, तो हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल
हम अभी एक एग्जाम्पल मैनुअली कर रहे हैं, तो मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ। ओके जी, पहले हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। 4g + c + 2 + a + t। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल गया होगा G, C और AT आर द DNTP न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हमने GC के आगे 4C लगाया क्योंकि ये इसकी जो बाउंडिंग होती है ट्रिपल बाउंडिंग होती है। AT के आगे 2C लगाया क्योंकि वो डबल बाउंडिंग होती है, यानी कि इसकी पावर ज़्यादा है, इनके बीच में जो आप कह लें बाउंडिंग साइड ज़्यादा है, तो इसकी आप कह लें मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और ये जो है डबल बाउंडिंग है तो ये ईजिली डीनेचर हो जाता है। खैर फिलहाल हमारे पास ये फार्मूला आ गया है फॉर द मेल्टिंग टेम्परेचर। अब हमें इसको किस तरीके से मालूम करें। देखिए मेरे पास मैंने एक सीक्वेंस लिखी हुई है, ये एक रफली है, किसी ख़ास से प्राइमर की नहीं है सीक्वेंस, मैंने प्राइमर ऐसे अपने पास से बना के लिख लिया। ये मेरे पास 20 न्यूक्लियोटाइड्स का है, यानी कि 20 है न्यूक्लियोटाइड्स। अब मैं ये काउंट करूँगी कि मेरे पास ए इसमें कितने हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक 1 2 3 मेरे पास ए आ गए। देन टी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 मेरे पास टी आ गए हैं। इसी तरीके से मेरे पास 6 जी आ चुके हैं और 1 2 3 4 5 मेरे पास सी आ गए। अब मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, यानी कि 4 मेरे पास 6 था, सी मेरे पास 5 था, मैंने इसको क्लोज किया, देन प्लस 2 का लिखा, एंड देन ए मेरे पास 3 था, टी मेरे पास 6 था, क्लोज किया। अब मैं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लूँगी। ओके जी, लिख लेते हैं 4 एंड देन ब्रैकेट, देन 6 + 5 ब्रैकेट क्लोज, एंड देन +2 3 + 6 ब्रैकेट क्लोज। सो वी गॉट, मेरे पास जो टेम्परेचर आया है, मेल्टिंग टेम्परेचर मेरे पास आया है 62 सेंटीग्रेड। और मुझे अनहीटिंग टेम्परेचर मालूम करने के लिए 62 में से माइनस कर देंगे हम 5, तो मेरे पास आ जाएगा 57 सेंटीग्रेड। तो इस प्राइमर के लिए जो टेम्परेचर मुझे चाहिए अनहीटिंग टेम्परेचर 57, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि अनहीटिंग टेम्परेचर का जो बेसिकली 50 से शुरू होकर 65 के बीच इस रेंज में आना चाहिए, और हमारा इसी रेंज में आ रहा है, 57 आ रहा है। सो इट्स ओके। ओके, एक नज़र हम डाल लेते हैं कि हमें जो मटेरियल ड्यूरिंग पीसीआर हमें चाहिए होते हैं तो वो क्या होते हैं, और इनकी एक कैलकुलेशन कि हम किस लिहाज से हम इस तमाम मटेरियल्स को, बफर्स को, सॉल्यूशंस को एंड प्राइमर किस क्वांटिटी में हम लेते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल डिस्कस दिस ऑल कैलकुलेशन इन नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल हम इस मटेरियल पे फोकस कर लेते हैं। तो फर्स्ट टेम्पलेट डीएनए हमें चाहिए होता है। टेम्पलेट डीएनए हमारा जीनोमिक भी हो सकता है, जीनोमिक मतलब ह्यूमन बीइंग का भी हो सकता है, इट कुड बी ऑफ प्लाज्मिड एंड इट कुड बी ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी, कुछ भी पॉसिबल है, बैक्टीरियल कॉलोनी और एटीसी प्लांट का भी हो सकता है। सही है। प्राइमर्स देखें, प्राइमर्स जो कि होते हैं ना, हम लोग इसको वाटर में, स्टेराइल वाटर के अंदर या टीई बफर के अंदर इसको हम रिसस्पेंड करके रखते हैं। सारी डिटेल के प्राइमर किस फॉर्म में आता है, उसके साथ हम क्या कंडीशन करते हैं, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, सो यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट दिस। बफर जो होता है वो यूजली हमारे मार्केट से ही 10x आता है और चेंज हो सकता है। BSA हम लेते हैं। BSA क्या चीज़ है? BSA इज़ द बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन। अच्छा जी, एक बात और, इनके फंक्शंस भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी कि इस प्राइमर को हम क्यों, एक तो होता है ना हम यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं मगर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये भी इंशाल्लाह। टैग DNA पॉलीमरेज, DNTPs, न्यूक्लियस फ्री वाटर, ग्लव्स। विदाउट ग्लव्स हम काम नहीं करते बिकॉज कंटेमिनेशन हो सकती है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो हाथों में, एक्चुअली हमारे हाथों में RNAs होते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि जो ये RNAs हैं वो जाके कोई कंटेमिनेशन, कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट करें। देन PCR थर्मल साइक्ल, दैट इज़ द मशीन। पाइपेट्स की रेंज डिफरेंट हो सकती है, हमारे सॉल्यूशंस के एतबार से होती है, कोई 10 माइक्रोलीटर, कोई 100 माइक्रोलीटर भी हो सकती है। और देन PCR ट्यूब्स, जिसको हम लोग FN ड्रॉप्स भी बोलते हैं। FN ड्रॉप्स आर समथिंग डिफरेंट, मगर PCR ट्यूब थोड़ी सी अलग होती है। FN ड्रॉप्स के मुकाबले में ये अलग होती हैं। ठीक है, ये अलग हैं और ये कुछ अलग होती हैं।
तो फिलहाल ये मटेरियल हमें चाहिए होता है। इंशाल्लाह इसकी कैलकुलेशंस, इनके फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन और 2-4 पॉइंट्स और हैं, वो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो डोंट वरी अबाउट दिस। और इफ़ यू लाइक दिस, so please share this video, and thanks for watching. Allah Hafiz.